नमस्कार, सरोकार कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, इस सृष्टि में सबसे समझदार मनुष्य को कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य भली भांति जानता है कि क्या सही है और क्या गलत। और ये भी जानता है कि क्या उसके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है और क्या उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। बावजूद वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता। वो ऐसे कार्य करता है, ऐसे कृत्य करता है जिसकी वजह से उसके शरीर को नुकसान पहुंचता है और उनको विभिन्न तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि हमें पता हो कि क्या सही है और क्या गलत। अगर हम बात करें वर्तमान समय की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर हम आंकड़ों की बात करें, 2022 के आंकड़े ये बताते हैं कि 13 साल से 15 साल के जो युवा वर्ग है, 37 मिलियन जो एक आंकड़ा है वो दिया गया है, जो बच्चे अभी नशे के गिरफ्त में हैं। और लगातार ये जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम नशे के विषय में बात करें कि आखिर क्यों जो युवा वर्ग है ये इस ओर बढ़ता जा रहा है। युवा वर्ग को नशे और तंबाकू के सेवन से बचाने के लिए हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर बार इसकी अलग अलग थीम भी रखी जाती है। इस बार की जो थीम रखी गई है वो है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, क्योंकि इस वक्त जो आंकड़े बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि तंबाकू का जो सेवन है सबसे ज़्यादा युवा वर्ग ही कर रहा है। और अगर युवा वर्ग इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो भविष्य बहुत ही खराब हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम अवेयर करें आज के इस वर्ग को कि किस तरह वो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और इस नशे की गिरफ्त से दूर रह सकते हैं। तो इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर विपुल नौटियाल, जो कैंसर रोग विशेषज्ञ है, वो मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, हमारा आज का जो विषय है वो यही है कि तंबाकू के सेवन से बच्चों को दूर कैसे रखें। तो इस विषय में चर्चा अपनी शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न, आज हम तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते 31 मई को, लेकिन पहला प्रश्न, क्योंकि हम इसे इसलिए मनाते हैं कि हम लोगों को अवेयर कर सकें, लोगों को बता सकें कि किस तरह से आपको इससे दूर रहना है। लेकिन वर्तमान समय में क्या आपको लगता है जब इतना सोशल अवेयरनेस है, सबको जानकारी है, ऐसे में हमें बताने की आवश्यकता है कि तंबाकू क्यों आपके लिए हानिकारक है? बिल्कुल सही बात है। इसमें सबसे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो वर्ल्ड टोबैको डे है वो 31 मई को इसीलिए बनाया जाता है कि भाई सबको जागरूकता फैलाया जाए कि तंबाकू से क्या क्या नुकसान, क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं ह्यूमन बॉडी पे। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि जो यंग हैं, जो टीनेजर हैं, जो बहुत अभी कम उम्र के होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं इसके दुष्प्रभाव की। वो धीरे धीरे इसको शौक के तरह एक मतलब थोड़ा सा दिखाने के उसमें जाके वो यूज़ करने लगते हैं देखा देखी में, और वो पता नहीं चलता है कि वो नशा जो उनका शौक था वो कब उनकी लत बन गई, तो उनको इस समय का पता ही नहीं चलता और फिर वो इस चीज़ से ग्रसित हो जाते हैं, जिसके कारण वो छोड़ने में उनको बहुत दिक्कत होती है, वो छोड़ भी नहीं पाते हैं। सिर्फ 10% ये लोग ही विल पावर से स्मोकिंग या टोबैको को छोड़ पाते हैं, बाकी 90% लोग इससे ग्रसित ही रहते हैं। इसके बाद वो खुद कुछ हेल्प भी लेते हैं मनोवैज्ञानिक की, थोड़ा मतलब काउंसलिंग की और साइकेट्रिस्ट की, ताकि ये स्मोकिंग छोड़ने में उनको कुछ मदद मिल सके। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें वर्तमान समय की, जिस तरीके से हम ना मीडिया की तरफ बहुत देखते हैं या फिर विज्ञापनों से बहुत प्रभावित होते हैं, क्या आपको लगता है कि जो आज वर्तमान परिवेश में जो इसका सेवन इतना बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो विज्ञापन है, जो मीडिया है, ये बहुत ज़्यादा इसके लिए आप इसको मानते हैं कि वो है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज की डेट में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो टोबैको इंडस्ट्रीज़ हैं, वो चाहती हैं कि उनके नए कस्टमर, नए कंज्यूमर बने। तो उसके लिए कई तरीके के माध्यमों को यूज़ किया जाता है ताकि वो जो नई पीढ़ी है उसको थोड़ा सा अट्रैक्ट करें स्मोकिंग की तरफ देखा देखी में। तो वो उनको उस समय कुछ भी नहीं पता होता है कि स्मोकिंग कैसे होती है, टोबैको का क्या च्यूइंग का क्या लॉस होता है, उनको कुछ भी नहीं उस समय आइडिया होता है, लेकिन वो ग्रसित हो जाते हैं क्योंकि वो जो पिक्चर में और फिल्म्स में, कई बार टीवीज़ में या आसपास के लोगों में प्रमोशन जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें वो देखा देखी उस पर ग्रसित हो जाते हैं। मतलब डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ये है कि हम बुरी चीज़ की तरफ तो बहुत जल्दी हम प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन वहीं अगर हम उसके बेनिफिट बताने लगे कि इसका क्या दुष्परिणाम है तो हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम तो अक्सर, अगर हम बात करें, स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी अवेयरनेस प्रोग्राम कराए जाते हैं, विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी नशे की गिरफ्त में आप ना रहें, नशे के पदार्थों का यूज़ आप ना करें, इसके लिए कार्यक्रम कराए जाते हैं। क्यों हमारी जो सोच है हम उस तरफ नहीं बढ़ पाते हैं कि हम
ये चीज़ ध्यान दें कि हम इसका सेवन ना करें? अब आप इसमें अगर ये चीज़ देखेंगे कि जितने भी नौजवान हैं जो एडोलसेंट में हैं, यंग में हैं, उनका मन बहुत चंचल होता है। वो बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ की तरफ उनको ख़राब चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, उसकी तरफ वो चले जाते हैं। लेकिन एक बार जब वो थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं तब वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। तो जो आप अगर सारा आंकड़ा निकाल के देखेंगे तो जो स्मोकिंग और टोबैको यूजर्स की जो लत होती है वो आप देखिए 15 से 30 साल के बीच में ही होती है, या 15 से 25 साल के बीच में होती है। तो हमारा एम जो इस बार WHO ने भी यही थीम बनाई कि इन लोगों को अगर हम प्रिवेंट करेंगे तो आगे चल के हमें नंबर हमारे जो टोबैको यूज़र्स के ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। जैसे हमारा कार्यक्रम का जो विषय है वो भी यही कि युवाओं को हम कैसे बचाएं, तो आपको क्या लगता है ऐसे हम उन्हें किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं कि युवा इस चीज़ से, क्योंकि आपने भी कहा कहीं ना कहीं अब एक फैशन सा बन गया है कि अगर कोई एक स्मोकिंग कर रहा है या कोई एक टबैको यूज़ करता है तो वो कहता है नहीं दोस्त, अगर आप एक ग्रुप में है कि नहीं आप भी लीजिए, तो वो लेने लग जाते हैं। तो वो उन्हें लगता है कि अगर हम सिगरेट पी रहे हैं या ऐसे पदार्थ हम यूज़ कर रहे हैं तो हम बहुत मैच्योर हो गए, हम बड़े तभी कहलाएंगे जब हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो ये वाला ज्ञान कैसे उन बच्चों को दिखाया जाएगा? ये पीयर प्रेशर जो होता है, सराउंडिंग का प्रेशर होता है, किसी भी जो यूज़ नहीं करना चाहता उसके ऊपर भी ऐसा प्रेशर सराउंडिंग लोग के लोग जो कर रहे होते हैं वो डालते हैं कि वो उसको भी पता नहीं चलता, वो उस चीज़ से ग्रसित हो जाता है। तो अभी तो जो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस सब का एम होना चाहिए कि नो प्रमोशनल एक्टिविटी को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, ताकि जो जैसे इन्होंने कोटपा और जो NTCP प्रोग्राम चलाए थे गवर्नमेंट इंडिया में, इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करेंगे, स्कूल कॉलेजेस जो इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे इस तरीके के बच्चे, वो एरियाज़ को ट्रेस करेंगे, वहाँ से ही हम इस चीज़ों को रोक सकते हैं। कहीं आपको लगता है कि हमारी जो कोशिशें हैं उसमें थोड़ा सा कमी रह गई है, क्योंकि कहा जाता है कि स्कूल कॉलेजेस के आसपास जो होगा इस तरह के पदार्थ नहीं बेचे जाने चाहिए, लेकिन अगर हम आंकड़ों पे गौर करें या हकीकत को हम देखें तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां पर बच्चों को ईजिली ये चीज़ प्रोवाइड हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी कोशिशें हैं वो ही नाकाम हो रही हैं यहाँ पे। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि कुछ एक जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, वो बचाना चाहते हैं, जो एक सोसाइटी है वो चाहती है कि हमारे बच्चे या जो यंग टीनेजर्स हैं वो इन सब लतों में ना पड़े, और एक जो थोड़ी से लोग हैं जो डिस्टर्बिंग है वो चाहते हैं कि ये स्प्रेड हो, लोग यूज़ करें ताकि उनका जो रेवेन्यू है, जो मनी जनरेशन है वो सब हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंडिया को बहुत स्ट्रिक्टली ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि ये जो यूज़र्स है टोबैको का वो ना के बराबर हो, खासकर स्कूल कॉलेजेस और उसके आसपास। बिल्कुल, जैसे अगर हम देखें नियम बन जाते हैं 2008 की अगर हम बात करते हैं, 2008 से ये नियम बनाया गया है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं कर सकते, निषेध है। बावजूद अगर हम रास्ते में चलते हैं, हम बसों में भी देखते हैं, बहुत बार होता है रोक दिया जाता है, लेकिन बस ही देखें, हम सार्वजनिक स्थान देखें, वहाँ पर हम ईजिली देख सकते हैं धूम्रपान करते हुए। हाँ, ये तो है, बोला भी जाता है, जो यूज़ कर रहा होता है उसको कई बार टोका भी जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके सार्वजनिक, और इसमें ही सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको कहते, वो सोचता है कि वो सिगरेट या स्मोक कर रहा है तो सामने वाले को उससे कोई दुष्प्रभाव नहीं हो रहा है, जबकि ये नहीं है। सेकेंड हैंड स्मोक एक जो है वो, अगर सामने वाला अगर स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट बीड़ी कुछ भी पी रहा है, तो उसका दुष्प्रभाव उसके आसपास बैठे सारे लोगों को होगा और उसके साइड इफ़ेक्ट सारे लोगों को होंगे, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बस में हो, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस कहीं पे भी हो। तो उसको ये लगता है कि मैं तो खुद अपने को हार्म कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, जबकि ये नहीं है। इसीलिए ये नियम बनाया गया है कि सार्वजनिक स्थानों में बिल्कुल भी स्मोकिंग ये सब यूज़ नहीं होनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि जैसे अगर हम जो इस वक्त तंबाकू ले रहे हैं या जो नशे का सेवन इस वक्त कर रहे हैं, इससे जो हमारे शरीर है, किस तरह की डिजीज़ हमारे शरीर में इससे हो जाती है अगर आप इनका सेवन कर रहे हैं? तो जो तंबाकू प्रोडक्ट हैं, चाहे वो स्मोकलेस हो चाहे स्मोक फॉर्म में हो, जैसे सिगरेट स्मोकिंग या गुटखा, चैनी, खैनी, कोई तंबाकू किसी भी प्रोडक्ट में यूज़ करता है, तो उसको सर से लेकर पैर तक सब जगह की जो धमनियाँ होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। तो उससे बीपी भी बढ़ता है, उसके कारण मस्तिष्क में स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं, मुंह में कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, हार्ट की बीमारियाँ, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जिसको कहते हैं, वो जो धमनियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, इससे हार्ट अटैक और ये सब होने के चांसेस होते हैं। लंग फैल जाते हैं जिसके कारण लंग की जो प्रॉब्लम है रिस्पिरेटरी वो हो जाती हैं।
ऐसे ही आप नीचे आए तो हर जगह का कैंसर, गैस्ट्रिक अल्सर होने का चांसेस होते हैं, पेट में अल्सर हो जाता है, या जो ब्लैडर कैंसर जिसको बोलते हैं, या महिलाओं में सर्विक्स कैंसर, ये सारे कैंसर से लेकर हार्ट डिजीज़ से लेकर रेस्पिरेटरी डिजीज़ और धमनियों की बीमारियां, ये सारी बीमारियां, बहुत सारे चीज़ें, सब का कारण जो है वो तंबाकू ही है। बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त अगर आप तंबाकू का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि कैंसर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, और जैसे अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो लगभग 40% जो कैंसर की बीमारियां हैं वो इसी वजह से हो रही हैं इस वक्त। 30 से 40% ओवरऑल अगर कैंसर देखते हैं तो इंडिया में कारण जो है तंबाकू है। अगर आप इंडिया को कंपेयर करेंगे वेस्ट या कहीं पे, तो जो यहाँ पे प्रचलन है तंबाकू को चबाना, मुंह में रखना, ये नॉर्थ इंडिया में बहुत कॉमन है, जिसके कारण मुंह का कैंसर और गले का कैंसर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। इसीलिए इंडिया में अगर आप देखेंगे जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो हेड एंड नेक कैंसर है, बिकॉज जो लोग यहाँ पे हैं वो तंबाकू को ऐसे यूज़ करते हैं जैसे एक स्टाइल, एक अलग सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा दिखाने के चक्कर में, वो उसके कारण हेड एंड नेक कैंसर कॉमन है। अक्सर देखा गया कि कुछ लोग जो तंबाकू होते हैं कि उसको मुंह में दबा के रखते हैं, इसकी वजह क्या है कि मतलब इसको इसी तरह खाया जाता है या फिर मतलब इससे और ज़्यादा मतलब कुछ इनको लगता है कि कुछ और बेहतर हो रहा है इससे? तंबाकू लेने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका जैसे बताया कि मुंह के अंदर रखने ना, मुंह के अंदर रखने से क्या होता है, निकोटीन सिक्रीट होता है और केमिकल्स भी होते हैं उसमें, तो उससे एक ब्रेन को स्टिमुलेशन, जैसे डोपामीन सिक्रीट होता है, थोड़ा पेशेंट जो लोग होते हैं, पॉपुलेशन होती है, उसको अच्छा फील होता है, तो इसलिए लोगों के प्रचलन में जो मुंह की खैनी रखने का है। सेम चीज़ स्मोकिंग में है, जो एयर इनहेल करते हैं, निकोटीन इनहेल करते हैं, उसके कारण भी ऐसे ही होता है। अब जो मुंह में रखते हैं उसके कारण कई बार वो लोकल जगह जहाँ पे वो मुंह के अंदर रख रहे होते हैं, उस जगह की खाल त्वचा जो होती है वो बार बार डैमेज होती रहती है, और बार बार डैमेज रिपेयर मतलब ख़राब होगी, फिर बॉडी अपने आप मैकेनिज्म होती है उसको घाव को भरती है, उसमें कहीं ना कहीं एक बार वो फेल हो जाती है और वो कैंसर सेल्स कैंसर में चेंज हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा इसके उम्मीद है कि अगर आप मुंह में यहाँ पर तंबाकू रखते हैं तो आपको मुंह का कैंसर हो सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ही जल्दी अपनी इस आदत को छोड़ दें, क्योंकि आप इस वक्त हम देख रहे हैं कैंसर लगातार जो एक लाइलाज बीमारी की तरह बढ़ता जा रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि आप इस तरह का कोई कृत्य यहाँ पर ना करें। डॉक्टर साहब, एक जैसे हम देख रहे हैं कि लगातार, जैसे हमने भी कैंसर की बात करी, ये कैंसर इस वजह से बढ़ता जा रहा है, आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह के प्रिकॉशन यहाँ पर, क्योंकि जैसे आपने बात, एडिक्शन जब हो जाता है, छोड़ना किसी भी चीज़ को बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे में आप किस चीज़ का ध्यान रखें कि आप पहले तो शुरुआत ही ना करें, उससे बचें, और अगर उससे अब शुरुआत हो गई है तो कैसे आप इससे बचें, क्योंकि कुछ टैबलेट्स भी आती हैं जो कहती है कि अगर आप इसे खाते हैं तो आप मतलब स्मोकिंग है या कुछ चीज़ें हैं उनसे दूर रह सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन मतलब अगर आप बच सकते हैं तो उससे वो सबसे बेहतर है। अगर सपोज आप एडिक्टेड हो गए हैं तो एडिक्टेड होने के लिए कई बार मतलब आपको एक तो लोगों के अंदर विल पावर होनी चाहिए, तो हार्डली वो 5 से 10% ही लोग होते हैं जिनके अंदर इतनी विल पावर होती है कि वो छोड़ सकें। बाकी कई गवर्नमेंट ने टोबैको सेसेशन क्लिनिक्स बनाए हैं, कई सारी एरियाज़ बनाए हैं जहाँ पे जाके, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हर स्टेट में अपने टोबैको सेसेशन क्लिनिक्स हैं जहाँ पे जाके वो कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक होता है काउंसलिंग, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे जाके काउंसलिंग, ताकि वो बार बार जो एक दिमाग में डिपेंडेंसी आती है चीज़ को लेके उसको वो हटवा सकते हैं। और फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाके उसके दवाइयों का इलाज भी करवा सकते हैं। कुछ लोग निकोटीन चिंगम को यूज़ करते हैं, क्योंकि निकोटीन जो मेन टोबैको में होता है जिसके कारण एडिक्शन होता है। निकोटीन के अलावा कई सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो 40-50 केमिकल्स तो सिर्फ कैंसरोजेनिक, कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो उन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले तो विल पावर अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड, आप अगर नहीं कर पा रहे हैं देन आप एक काउंसलर के पास जाइए, टोबैको सेसेशन क्लिनिक में जाइए, नहीं तो साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करिए, तब वो कुछ मेडिसिन प्रोवाइड देते हैं जिससे थोड़ा सा छोड़ सकते हैं आप। फिर एक फैशन सा बन गया ई सिगरेट, मतलब इस बारे में दर्शकों को समझाएं, मतलब ई सिगरेट क्या है, क्या ये कहते हैं कि हार्मफुल नहीं होती, क्या ऐसा है? ई सिगरेट उतनी ही हार्मफुल होती है, बस उसका जो लेने का तरीका है जैसे बताया वो अलग हो गया है। इसमें लिक्विड फॉर्म में टोबैको आता है और बैटरी ऑपरेटेड होता है,
उसमें सिर्फ जो वेपर्स होती है, जब हीट होती है, हीट के कारण वेपर जनरेट होती है टोबैको की, और वो निकोटीन वो इनहेल करते हैं। तो उसमें भी एक फॉर्मेल्डिहाइड है, बहुत कार्सिनोजेनिक होता है, जो लंग कैंसर का कॉज है, वो सारी चीज़ें इनहेल करते हैं। तो ई सिगरेट भी हार्मफुल है, उतनी ही हार्मफुल है जितनी स्मोकिंग और ये सब है। लोगों को मिथ है कि ई सिगरेट कम हार्मफुल है, इससे बचने, इससे थोड़ा सा कम हार्मफुल है। जैसे लोग कहते हैं बीड़ी और सिगरेट्स में बीड़ी ज़्यादा हार्मफुल है, सिगरेट कम हार्मफुल है, लेकिन सारी चीज़ें जितनी भी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं सारे हार्मफुल हैं। ये सारे मिथ हैं कि ये कम हार्मफुल है, ये ज़्यादा हार्मफुल है। डॉक्टर साहब, अब जैसे नए नए तरीके देख रहे हैं हम कि मतलब नशे के नए नए तरीके मतलब किए जा रहे हैं, नए नए तरीके मार्केट में आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है जो युवा वर्ग है कैसे, मतलब क्योंकि एक जैसे हमने शुरुआत में बात की थी, एक पैशन बन गया, एक फैशन बन गया है, तो ये नई नई चीज़ें हमेशा जैसे युवा वर्ग होता है, अब तो चाहे हम बात कर लें लड़कों की बात कर लें, चाहे हम लड़कियों की बात कर लें, दोनों ही पूरे तरीके से अब इस जाल में फंसते जा रहे हैं। तो कैसे ऐसा हो सकता है कि हम उनको पहले अवेयर करें कि ये चीज़ें सिर्फ फैशन के लिए नहीं है, आपको इनसे दूर रहना है, क्योंकि पहले अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रम अवेयरनेस चलाए जा रहे हैं लेकिन इसका इतना असर होता हुआ नहीं दिख रहा। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अवेयरनेस एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जो एडोलसेंट है, यंग है, उनको हम जागरूकता उनके पास फैला सकते हैं। लेकिन वहीं एक रोल आता है इंडस्ट्रीज़ का, जो ये नए नए प्रोडक्ट्स बना रही है और इनको पता है कैसे नई पीढ़ी को अट्रैक्ट करना है जी। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो ये कोटपा जो रूल्स रेगुलेशन है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, ताकि जो ये अट्रैक्टिव एड्स होते हैं या जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं इसको हम बिल्कुल रोक सकते हैं। और ख़ासकर स्कूल के आसपास तो बिल्कुल ही इसको हमें प्रोहिबिटेड करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया इस कदर हमारे अंदर घुस गया है, या फिर ये कहें कि हम उस तक इतने डीपली घुस गए हैं कि अब कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे दूर नहीं है। जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बात की थी, हम बात कर रहे हैं कि तंबाकू का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, इस विषय में मुझे लग रहा है हर कोई जानता है। बावजूद अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम जानते हैं कि ये हमें नुकसान पहुँचा रहा है, फिर भी हम करना चाहते हैं। तो ये जो मानसिकता हमारी हो गई, कोई बात नहीं, हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, इस मानसिकता को कैसे बदलोगे आप? ये सबसे बड़ा चीज़ है। जब आपको एडिक्शन किसी चीज़ का हो जाएगा तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उस चीज़ को अवॉइड करना। तो हमारा मतलब मेरा यही मानना है कि एडिक्शन होने के पहले हम उसको रोकें। अब अगर एडिक्शन हो गया है तो विल पावर और अगर उसकी खुद की इच्छा नहीं है छोड़ने की, तब बहुत मुश्किल है इस टोबैको के एडिक्शन को छोड़ पाना। तो मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि फिर किसी भी तरह के कार्यक्रम की तो कोई वो मतलब ग्राउंड लेवल रह ही नहीं जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो जिसके लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं उनकी विल पावर बहुत ज़रूरी है, उनकी इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ हमें ये कार्य नहीं करना है। और अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को इस काबिल बना ही नहीं पा रहे हैं तो किसी भी तरह के कार्यक्रम का तो कोई फिर औचित्य नहीं रह जाता। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आपकी विल पावर है, अगर आप छोड़ना चाहते हैं, और छोड़ने चाहने में दो चीज़ें होती हैं। कई लोग छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। वो क्या करते हैं, कहते हैं अगर हम 10 सिगरेट पी रहे हैं, अब कल से हम 5 पिएंगे, 4 पिएंगे, 3 पिएंगे, तब हम छूट जाएगी। लेकिन ऐसा ये दिमाग का एक वहम है कि आप 2-3 कम करके छोड़ पाओगे। जो छोड़ने वाले, मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे साथ एक मेरे खुद का मेरा फ्रेंड था, वो अपने MBBS कॉलेज में उसको भी इस चीज़ की लत लग गई थी स्मोकिंग की। उसने स्मोकिंग करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन उसने जब MBBS पास आउट किया उसके बाद मुझे मिला तो ही लेफ्ट ऑल द स्मोकिंग। क्यों? मैंने उससे पूछा भाई तुमने ऐसे कैसे छोड़ दी? मैंने सुना है कि बड़ा मुश्किल है छोड़ना। तो मुझे उसकी बातों से ऐसा लगा कि उसने विल पावर, उसने सोच लिया था कि अगली बार से बिल्कुल भी नहीं पिएगा, तो उसने छोड़ दिया। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा जो कहते हैं कि आज हम कम कर देंगे, अब हम आज थोड़ी कम करेंगे, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय छोड़ेंगे। स्टेप बाय का कोई इसमें रोल नहीं है। मतलब जो छोड़ना होता है उनको वो तुरंत ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये पॉइंट डॉक्टर साहब ने बहुत बेहतर कहा है कि अक्सर हम ये कहते हैं, जब परिवार द्वारा ये कहा जाता है कि आप स्मोकिंग या फिर ऐसे जो तंबाकू पदार्थ है इनका सेवन ना करें, तो ये कहा जाता है एकदम से हम इसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बहुत तरीके कहा जाता है कि परेशानियां होती हैं, आपको इरिटेशन आपको होती है। अक्सर एक ही ये शब्द जो इरिटेशन वाला मैंने शब्द यहाँ पे यूज़ किया है, मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहूँ, क्योंकि अक्सर कहा जाता है जैसे कोई जो शराब पी रहा है या फिर कोई ऐसे पदार्थ का सेवन कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो कहता है मैं एकदम से नहीं छोड़ सकता, मुझे अजीब सा होता है, मुझे बेचैनी होती है। क्या सच में ऐसा होता है?
जो जिन लोगों को एडिक्शन है किसी भी चीज़ का, वो उस चीज़ के लिए जब उनको नहीं मिलेगी तो वो परेशान होंगे, इरिटेट होंगे, रेस्टलेस होंगे, एंजाइटी होगी और बहुत ही डिस्टर्ब रहेंगे। तो यहीं पे रोल आता है आपके विल पावर का, दिमाग का, ब्रेन का। जो आप अगर आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि हम इंद्रियां अपने वश में करना, जैसे हम लोग बोलते थे, तो इंद्रियों को अपना वश में करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। और जो थोड़ा सा भी लूज़ पड़ते हैं, ढीले पड़ते हैं, वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। दवाइयाँ भी एक टाइम थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर विल पावर नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि गाँव में अक्सर देखते हैं हम कि हुक्के का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है, बड़े बुजुर्ग हुक्के का इस्तेमाल करते कहते हैं कि हुक्का जो है कि पहाड़ में ज़्यादा होता है। सर, कहा जाता है कि हुक्का इतना हार्मफुल नहीं होता है, कैसा है? नहीं, हुक्का भी, उसमें भी तम्बाकू यूज़ होती है। वहाँ कुछ लोगों का ये कहना है कि उसमें पानी होता है तो वो फिल्टर हो जाते हैं केमिकल्स, लेकिन ऐसा नहीं है। हुक्के में भी आज की डेट में टोबैको के साथ साथ आज की डेट में बहुत लोग हुक्का बार, कई आप देखेंगे बहुत प्रचलित हो गया है। तो वहाँ पे लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं डाल के, कुछ लोग अलग अलग केमिकल्स यूज़ करते हैं, कोई फ्लेवर्स यूज़ करते हैं। ये सारे कार्सिनोजेनिक और जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ये यूज़ करते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि ये हुक्का जो है कम हार्मफुल है, लेकिन हुक्का भी उससे ज़्यादा ही खतरनाक होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उसमें क्या फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं, क्या मिक्सिंग हो रही है, क्या चल रहा है। जो गाँव में यूज़ होता है, गाँव में उनका ये है, लेकिन उसमें भी तम्बाकू यूज़ होती है, केमिकल्स उतने ही जाते हैं, सब कुछ सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। हुक्का भी हार्मफुल है। ये हुक्का वगैरह जो ये नशीले पदार्थ होते हैं, क्या ये मस्तिष्क में सीधे तौर पे असर करते हैं क्या? इसमें सबसे, तम्बाकू की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है निकोटीन। निकोटीन बेसिकली क्या करता है, आपके ब्रेन में, मिड ब्रेन में जाके वो डोपामिन सिक्रीट करता है। डोपामिन सिक्रीट होने से आपको बहुत अच्छा फील होगा, गुड फील होगा। आप स्ट्रेस, आपको मतलब थोड़ा सा जैसे कहते हैं बॉडी में फील गुड होना, तो जो लोग ज़रा सा स्ट्रेस में या टेंशन में आते हैं वो यूज़ कर लेते हैं, या कुछ खाली बैठे हैं वो यूज़ कर लेते हैं। तो निकोटीन के कारण ही सारा डिपेंडेंसी जो है, एडिक्शन है, वो स्टार्ट होता है। और उसके साथ इतने सारे केमिकल्स आते हैं जो बॉडी के बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। तो मतलब मुख्य वजह यही है कि जो थोड़ी देर का आपको जो फील गुड होता है, उस वजह से आप इस एडिक्शन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। यस, उसी के कारण ही ऐसा होता है, बार बार वो यूज़ करना इसीलिए होता है। डॉक्टर साहब, एक तरफ हम अवेयरनेस कार्यक्रम चलाते हैं, हम कहते हैं कि मतलब जो बच्चे हैं इस तरह के नशे से दूर रहें, इस तरह के पदार्थों का सेवन ना करें, इसलिए हम कार्यक्रम चलाते हैं। वहीं अगर जैसे हम अभी प्रचलन की बात कर रहे थे, हुक्का बार इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, तो ऐसे में आपको लगता है कि इन हुक्का बार को लाइसेंस मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़्यादा पीढ़ी वहीं जा रही है और वहीं से पदभ्रमित हो रही है? बिल्कुल सही बात है। ये सारे जितने भी नशे वाली चीज़ें जहाँ जहाँ यूज़ हो रही हैं, इस पे गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, ताकि ये जो हुक्का बार कहते हैं कि सेफ़ है, सेफ़ नहीं है। वहाँ पे भी क्या क्या केमिकल्स, क्या क्या फ्लेवर्स यूज़ हो रहे हैं, कुछ नहीं पता तम्बाकू के अलावा। तो ये भी मुझे लगता है कि ये तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होना चाहिए हर जगह पे। और दूसरी चीज़ है जो सेकेंड हैंड स्मोक, थर्ड हैंड स्मोक, ये भी है कि जो यूज़ कर रहा है वो पूरे आसपास सराउंडिंग को भी पॉल्यूट कर रहा है या डैमेज कर रहा है, उनके भी लंग और बॉडी को। बिल्कुल। तो जो मतलब एक तो जो वो हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो भी इससे इफेक्टिव हो रहे हैं, तो उनको कितनी मतलब रहता है कि उनको जो डिजीज़ है उनको कितना % चांसेस रहते हैं इस तरह की बीमारियां होने के? जब जनरली ये देखा गया है कि अगर जो फर्स्ट हैंड स्मोक होता है और सेकंड हैंड स्मोक भी उतना ही हार्मफुल है जितना फर्स्ट हैंड स्मोक है। अगर सपोज़ कोई बंद कमरे में आसपास घर में है कोई, कि घर में कोई नहीं है, उसने स्मोक कर लिया, उसके बाद जो कोई आसपास होगा या कोई आएगा तो उसको भी सेम जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे इनहेल करने के चांसेस उतने ही हैं। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट अगर देखेंगे तो जो फर्स्ट हैंड स्मोक है, सेकेंड हैंड स्मोक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस सेकेंड हैंड स्मोक में उसको पता ही नहीं होता है उसने गलती क्या की, फर्स्ट में तो उसको पता होता है कि उसने गलती की है। तो ये और उसके अलावा बच्चे, खासकर जो छोटे बच्चे हैं जिनके घर में, उनके घर में क्या है कि जो आसपास कारपेट है, डोर है, इन सब में ये जो केमिकल्स हो जाते हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जब बच्चे उसमें घूमते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारे केमिकल्स वो सारे इनहेल करते हैं। तो इसको थर्ड हैंड स्मोक कहते हैं, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बच्चे को लंग्स की प्रॉब्लम क्यों हो रही है या कोई और प्रॉब्लम क्यों हो रही है।
तो उसका जो रीज़न अगर देखा जाता है तो वो थर्ड हैंड स्मोक हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपके सामने मतलब आपका इतना लंबा करियर रहा है, कभी आपके सामने कोई ऐसा इंसिडेंट आया कि बहुत छोटा बच्चा है वो इस तरह की कोई डिजीज़ से मतलब प्रभावित हो? नहीं, मैं एक्चुअली मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ, तो बहुत सारे बच्चों से मेरा इतना एक्सपोज़र नहीं रहा है, लेकिन बड़ों में मैंने देखा है कि बहुत सारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो कुछ कैंसर ऐसे भी होते हैं जो नॉन स्मोकर्स या नॉन टोबैको यूज़र्स को भी होते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी अगर देखेंगे तो उनको ज़्यादा होती है जो स्मोक करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है उसको नहीं हो सकता, उसको भी चांसेस हो, क्योंकि 40% केसेस जो हैं वो टोबैको यूज़र्स के ही होते हैं, 60% नॉन यूज़र्स के भी हो सकते हैं कैंसर। जैसे अगर हम युवाओं की बात कर रहे हैं, लगभग 14-15 या जैसे आपने बताया 15 से 25 साल के बच्चे जो हैं वो नशे की गिरफ्त में ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में अगर कोई मतलब 15 या 20 या 25 साल की उम्र से ये शुरुआत कर देता है, तो किस एज में आपको लगता है कि उसे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए अगर उसको अपनी ज़िंदगी को स्वस्थ रखना है, आगे एक बेहतर ज़िंदगी जीनी है? तो किस एज तक अगर उसे शुरुआत कर भी दी है, जैसे आपने बताया कि आपने के दोस्त ने एक टाइम के बाद छोड़ दी थी, तो ऐसे किस एज के बाद उसे छोड़ देनी चाहिए कि अगर वो अच्छी ज़िंदगी चाहता है? तो कोई भी जो स्मोकिंग या एडिक्शन जो यूज़ करता है अगर वो छोड़ता है तो उसमें आप ये मान के चलिए कि जो प्रोबेबिलिटी होती है कैंसर होने की वो कम हो जाती है। अगर हम मान लीजिए जो स्मोक कर रहा है उसको 30-40% प्रोबेबिलिटी है कैंसर होने की, तो छोड़ने पे उसको वो प्रोबेबिलिटी 20% हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन वो 10 ईयर तक 20 ईयर के बाद भी उसको प्रोबेबिलिटी रहेगी कंपेयर टू जो जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया, उनके कंपेयर में उनको 5-10% ही रहेगी। तो ये चीज़ें प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी छोड़ने पे कैंसर की। लेकिन जो कार्डियक डिजीज़ेज़ हैं, जो हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, ये काफ़ी हद तक रिवर्सिबल होती हैं अगर टाइमली इसको छोड़ दिया जाए। सर, अगर जैसे कोई महिला इसका मतलब यूज़ कर रही है, वो प्रेग्नेंट अगर हो जाती है, तो कितना चांसेस रहते हैं कि उसके बच्चे को इस तरह की कोई मतलब डिजीज़ हो सकती है या उसको हार्म हो सकता है? जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन सब चीज़ों से आसपास अगर सेकेंड हैंड स्मोक है, सपोज़ वो नहीं भी कर रहे हैं, आसपास कोई स्मोक कर रहा है तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे केमिकल्स क्या करते हैं, बच्चे के डेवलपमेंट को डिले कर देते हैं, जिसको बोलते हैं हम IUGR, इंट्रा-यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। तो बच्चा पूरा डेवलप नहीं होता है और कई बार प्री टर्म हो जाता है। समय जो है उस समय 37-38 वीक के पहले ही बच्चा डिलीवर हो जाता है, तो वो इमेच्योर होता है। या बच्चे टाइमली हुआ लेकिन उसको कई तरीके की प्रॉब्लम आ गई, जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, या फिर कोई और लंग्स की प्रॉब्लम है, तो कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको तो बहुत ही सेव करके रखना है, क्योंकि जो हार्मफुल इफेक्ट है वो सीधा सीधा वो बच्चों में जाएगा। जैसे हम देखते हैं आजकल की छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको कई तरह की डिजीज़ नॉर्मली हो जाती हैं, इसलिए नहीं कि वो तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा, नॉर्मली डिजीज़ हो जाती है। शुरुआत में ही आप वीक हैं, आपका लंग्स वीक है, आपका हार्ट वीक है, ऐसे में अगर बड़े होकर यही बच्चे इस ओर जाते हैं तो कितनी मुश्किल उनके लिए आगे की ज़िंदगी हो जाती है। हाँ, अगर बच्चे ऑलरेडी डैमेज्ड हैं, ऑलरेडी डिफॉर्म्ड हैं, ऑलरेडी उनको प्रॉब्लम हो चुकी है, कोई भी ऑर्गन ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है, तो उनको इन सब चीज़ों से दिक्कत जो है वो मल्टीपल टाइम्स मतलब बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर करेंगे अगर उनसे जिनको जो हेल्दी हैं। तो उनके लिए तो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है जो क्या कहते हैं इस तरीके का यूज़ करते हैं। तो हमें तो सबसे हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चे, टीनेजर, यंग एडल्ट्स, इनको ही प्रिवेंट करना है, खासकर इन तम्बाकू यूज़र से। डॉक्टर साहब, अंतिम प्रश्न मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे पूछना चाहूँगी कि आप क्या कहना चाहेंगे इस दिन के संबंध में कि क्या किस तरह जो युवा वर्ग है या जो अन्य वर्ग है जो इस तरह का सेवन कर रहा है वो इससे दूर रहे? क्या आप उनको सावधानी और चेतावनी देना चाहेंगे? सावधान, मेरे ख्याल से जितने भी एडल्ट लोग सेवन कर रहे हैं वो सब इस तम्बाकू के दुष्प्रभावों को भली भांति जानते हैं। मैं उनको अगर एक एक चीज़ बताऊंगा, ऐसा नहीं उनको सब पता होगा, लेकिन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक एडिक्शन। एडिक्शन ये है कि जब वो नहीं करते हैं तो उनकी वो कितना रेस्टलेस, कितनी परेशान हो जाते हैं, कितना डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरा यही सुझाव है कि जो लोग एडिक्टेड हो चुके हैं उनके लिए कि आप अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी आप छोड़ पाएंगे। कोई मेडिसिन, निकोटीन, चिंगम, ये सब आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक
कोई भी आपको इन चीज़ों से डी एडिक्ट नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस Thank संबंध you. में विशेष जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर विपुल नौटियाल थे जो कैंसर रोग विशेषज्ञ। इन्होंने हमको तंबाकू डे में बहुत संबंधित जानकारी यहाँ पर दी, किस तरह आप तंबाकू से दूर रह सकते हैं और किस तरह ये आपके शरीर को नुकसान पहुँचा रहा है और किस तरह की जो बीमारियाँ हैं जो वर्तमान समय में यहाँ पे हमको हो रही हैं वो किस तरह उनसे आपको बचा इनसे जा सकता है अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते। और सबसे मुख्य बात ये होती है कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। अगर आपने शुरुआत की है और आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको अपनी विल पावर बहुत स्ट्रांग रखनी होगी। और यहाँ पर बहुत आवश्यक है कि जो यहाँ की सरकारें हैं वो इस ओर ध्यान दें कि इससे जागरूक किया जा सके कि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो इससे दूर रहे। अगर हम बात करें 2008 से 2 अक्टूबर 2008 में एक नियम यहाँ पर बनाया गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह का धूम्रपान ना किया जाए और अगर ऐसा किया जाता है तो 200 रुपये अर्थदंड वसूला जाएगा। नियम तो बन जाते हैं लेकिन बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम जो आम नागरिक हैं उसका पालन करें। नमस्कार।